Hello, welcome to Northeast PSC. Today we'll be discussing about the recent law that has been passed by the Indian Parliament regarding the appointment of Election Commission of India. Now the question is why this law has been brought. In March 2023, there was a judgment by the Supreme Court of India where it suggested that the way Supreme Court जजमेंट वाज दैट जिस तरह से आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अपॉइंट करते हैं उसमें थोड़ा सा चेंजेस लाना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो अपॉइंटमेंट होता है इट इज़ एग्जीक्यूटिव इन नेचर और उसकी वजह से पॉलिटिकल बायसनेस दिखती हैं और उसको मोर ट्रांसपेरेंट करने के लिए, मोर इंडिपेंडेंट बनाने के लिए, एग्जीक्यूटिव के हाथ से मतलब और ज़्यादा इंडिपेंडेंट बनाने के लिए इसमें कुछ सुझाव सजेस्ट किया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने। तो उस सुझाव से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इत्तेफाक नहीं लगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज नॉट इन एग्रीमेंट विद व्हाट द जजमेंट वाज पास्ड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। तो इन ऑर्डर टू चेंज दैट effect, change that judgment, they brought this bill called the Chief Election Commissioner and Other Election Commissioners Appointment Conditions of Office and Terms of Office Bill 2023। So इसमें क्या क्या है, क्या चेंजेस है, हम लोग इसको पूरा डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे। एग्जिस्टिंग हमारा क्या फ्रेमवर्क है जिसको हम लोगों को देखने की ज़रूरत है और दुनिया भर में किस तरह से इसको फॉलो किया जाता है। वी विल बी ट्राइंग एंड अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग। तो ये स्क्रीनशॉट जो है ये लाइव लॉ के ऑफिशियल वेबसाइट से हैं। राज्यसभा पासेस बिल ऑन अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर्स। ओके, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट अस बिगिन द डिस्कशन। सो ऑन December 12, कब की बात है, लगभग एक हफ्ता पहले की बात है, जब राज्यसभा में आज 20 दिसंबर को मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो राज्यसभा ने क्या किया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर्स की जो ये बिल है इसको पास कर दिया राज्यसभा में। ठीक है, तो इट इज़ लाइकली टू बी इनेक्टेड इनटू ए लॉ आफ्टर बीइंग पास बाय द लोकसभा। जैसे ही लोकसभा इसको पास कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ये एक लॉ बन जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि टाइम टू टाइम जो भी हमारे पास कानून होता है उसमें हमें क्या करना पड़ता है, अपडेट करना पड़ता है या फिर उसमें अमेंडमेंट लाना पड़ता है, चेंजेस लाना पड़ता है। द क्वेश्चन इज़ वाई, ओनली रीज़न इज़ टू मीट द चेंजिंग एस्पिरेशन ऑफ द सोसाइटी। जो हमारी समाज है, समाज की बदलती जो ज़रूरतें हैं उसको हमें फुलफिल करना पड़ेगा। तो विथ रेस्पेक्ट टू दैट व्हाट वी सी इज़ न्यूमरस लॉज आर ब्रॉट और उसमें कुछ बदलाव भी लाया जाता है। उसी संदर्भ में इसको एक अपडेट करने की कोशिश किया जा रहा है। द वे चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स आर अपॉइंटेड। सो इट प्रोवाइड्स फॉर प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट, किस तरह से अपॉइंटमेंट होगा उसकी बात करते हैं यहाँ पर। ठीक है, और ये किस किस की अपॉइंटमेंट की बात करते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है, एंड 2 इलेक्शन कमिश्नर्स। तो आपको पता है कि जो इलेक्शन कमिश्नर की जो बॉडी है इनिशियली इट यूज टू बी 1 मेंबर बॉडी, ठीक है, बाद में ये हो गया आपका 3 मेंबर बॉडी हो गया। तो ये हम लोग क्या देखते हैं, ये जो 3 मेंबर हैं, तीनों मेंबर बराबर होते हैं इलेक्शन कमीशन के अंदर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो ज़्यादा पावर होगा ऐसा नहीं है, तीनों का पावर बराबर होते हैं और कभी भी किसी भी तरीके के अगर आपका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो वहाँ पर मेजॉरिटी वोट में होता है, 2:1 में लिया जाता है। तो इस तरह से होता है। द लेजिस्लेशन एम्स टू ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी टू अपॉइंटमेंट प्रोसेस responding to a directive from the Supreme Court of India in the Anup Baranwal versus Union of India case 2023। तो ये एक सवाल पूछा जा सकता है कि अनूप बारनवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, दिस इज़ रिलेटेड टू विच आर द फॉलोइंग। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि अनूप बारनवाल की जब बात आएगा चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो आपका अपॉइंटमेंट प्रोसीजर है उसके साथ जुड़ा हुआ है द अनूप बारनवाल केस। तो यहाँ पर सरकार का कहना ये है कि हम लोग ये लॉ इसलिए ला रहे हैं क्योंकि जिस तरह से हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर या फिर बाकी इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट करते हैं उसमें हम लोग और ट्रांसपेरेंसी लाना चाहते हैं ताकि लोगों को किसी भी तरीके की आशंका ना रहे। क्या ना रहे, किसी भी तरीके की आशंका ना रहे कि हाँ यहाँ पर क्या फेवरेटिज्म हो रहा है या फिर यहाँ पर जो है एक इतना इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूट को इसकी जो आपका इंडिपेंडेंस है, इंडिपेंडेंट कैरेक्टर है, उसको कार्टेल किया जा रहा है, ऐसा भी नहीं है। तो इन तमाम चीज़ों को रॉन्ग प्रूव करने के लिए सरकार इसको ट्रांसपेरेंट तरीके से अपॉइंटमेंट करेंगे, ये बात कहते हैं, सरकार की कहना है यह है। ठीक है,
तो सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग क्या था 2023 में जो रूलिंग आया वो क्या था, उसका हम लोग देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ओके, सो एक PIL दर्ज किया गया था। PIL क्या होता है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। आपको एक कमेंट बॉक्स में बताना है PIL इंडिया में सबसे पहली बार कब इंट्रोड्यूस किया गया था और PIL किस जज के निगरानी में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो 2015 में एक PIL दर्ज किया गया था अनूप बरनवाल के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट के सामने इन्होंने ये बोला कि टू इशू ए डायरेक्शन टू सेट अप एन इंडिपेंडेंट कॉलेजियम लाइक सिस्टम फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द CEC एंड इलेक्शन कमिश्नर्स। तो बोलते हैं कि एक कॉलेजियम लाइक बॉडी होना चाहिए जो हमारे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और जो इलेक्शन कमिश्नर से उनको अपॉइंटमेंट करे, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट की जजेस की अपॉइंटमेंट होती हैं। उसमें क्या होते हैं कि जो एग्जीक्यूटिव की जो आपका जो हस्तक्षेप है, एग्जीक्यूटिव को जो आपका एग्जीक्यूटिव का इंटरफेरेंस है उसको हमें मिनिमाइज़ करना है, ताकि क्योंकि देखिए इलेक्शन क्या होता है, किसी भी डेमोक्रेसी के सबसे मोस्ट विजिबल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, ये हमें दिखता है सबसे जो विजिबल फॉर्म है वो क्या है, किसी भी डेमोक्रेसी का सबसे विजिबल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी क्या है? इलेक्शन। हर 5 साल में हम लोग क्या कर रहे हैं? इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और हर किसी को लगता है इलेक्शन है इसीलिए हम क्या है, बराबर है, सब बराबर है, 1 वोट 1 वैल्यू, इस तरह की कॉन्सेप्ट लेमैन को समझ में आती है। हर तरह के लोगों को लगता है कि क्योंकि यहाँ पर इलेक्शन होती है इसीलिए डेमोक्रेसी है। तो इलेक्शन इज़ अ वेरी वेरी सीरियस बिजनेस इन एनी काइंड ऑफ डेमोक्रेसी। अगर इलेक्शन इतना सीरियस बिजनेस है और इलेक्शन को निगरानी करने वाला एक बॉडी है और उसका जो इंडिपेंडेंस है उसको इंश्योर करना बेहद ज़रूरी है। अगर वो बॉडी जो इलेक्शन कंडक्ट करवा रहे हैं वो इंडिपेंडेंट नहीं है, देन देयर इज़ अ क्वेश्चन ऑफ थ्रेट to any kind of democracy, be it any country in the world we are talking about। तो इसीलिए यहाँ पर इंडिपेंडेंस, इलेक्शन कमीशन की इंडिपेंडेंस ज़रूरी है। वरना जो भी पार्टी कभी भी हम लोग बात करें, जब भी कोई भी पार्टी पॉलिटिकल पार्टी पावर में रहेंगे वो इलेक्शन कमीशन को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो ये चीज़ ना हो, इसलिए दिस जेंटलमैन अनूप बरनवाल इन्होंने एक PIL फाइल किया कि एक कॉलेजियम लाइक एक बॉडी होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के सामने दर्ज किया। सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2023 में ये केस सुनवाई किया और इन्होंने एक ऑब्जर्वेशन दिया। क्या दिया कि इट हेल्ड दैट देयर हैज़ बीन ए लेजिस्लेटिव वैक्यूम ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एनी लॉ बाय पार्लियामेंट इन द लास्ट 73 ईयर्स विथ रिस्पेक्ट टू द अपॉइंटमेंट ऑफ CEC। ये बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि CEC चीफ इलेक्शन कमिश्नर या फिर इलेक्शन कमिश्नर जो भी हैं, इन लोगों के अपॉइंट करने के लिए कोई एक डेडिकेटेड लॉ है ही नहीं। और ये एक बहुत ही सीरियस कंसर्न है कि आप किस तरह से अपॉइंट कर रहे हैं। जो जिस तरह से मतलब इंडिपेंडेंस के बाद से जैसे अपॉइंट हो रहा था, मतलब उसमें कोई चेंजेस करने की बात नहीं किया गया, उसको सुधारने की बात नहीं किया गया, उसमें एक पॉजिटिव आउटलुक के साथ इसको देखने की कोशिश नहीं किया गया। तो इट्स ए सुप्रीम कोर्ट का कहना यह है कि इट इज़ ए मतलब बहुत अच्छी संकेत नहीं है कि 75 ईयर्स हो गया, मतलब 73 ईयर्स हुआ, क्योंकि 2023 है ये और 1950 में सुप्रीम कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, 1950 में पार्लियामेंट का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। तो तब से लेकर 73 ईयर्स हो गया और 73 ईयर्स में आपने इतना इम्पॉर्टेंट बॉडी उसको लेकर किस तरह से लॉ होना चाहिए, उसके पास उसका कोई डेडिकेटेड लॉ नहीं लाए हैं आपने। ओके, फिर हम लोग क्या देखते हैं, द इंडिपेंडेंस ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज़ एसेंशियल। अगर हमारे देश में अगर आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट करवाना चाहते हैं, ठीक है, एकदम निष्पक्ष जो निर्वाचन अगर आप करवाना चाहते हैं, तो आपको क्या ज़रूरी है, एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमिश्नर की ज़रूरत है, ठीक है। तभी हम लोग क्या इंश्योर कर पाएंगे कि हमारे पास क्या है, वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है। उसके अलावा द सुप्रीम कोर्ट ड्रू रेफरेंस टू वेरियस अदर इंस्टीट्यूशंस सपोर्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी दैट हैव इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म्स फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ इट्स हेड मेंबर्स लाइक NHRC, नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है, इनके अपॉइंटमेंट में भी क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब उसमें तरीका है किस तरह से उनके अपॉइंट किया जाएगा। CBI का किस तरह से अपॉइंटमेंट होता है, ठीक है, इंफॉर्मेशन कमीशन का किस तरह से अपॉइंटमेंट होता है। ये तमाम चीज़ों का, तमाम बॉडीज़ का अगर इन जो अपॉइंटमेंट तरीका अगर बताया गया है, देन व्हाई नॉट अबाउट द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड द अदर इलेक्शन कमिश्नर्स। सो दिस वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। फिर बाद में हम लोग क्या देखा, अगर हम लोग पीछे की बात करें, पास्ट में बात करें, द दिनेश गोस्वामी कमेटी ऑन द इलेक्ट्रल रिफॉर्म, ये एक कमेटी बिठाया गया था 1990 में और
लॉ कमीशन का जो 255th रिपोर्ट था इलेक्टोरल रिफॉर्म के ऊपर 2015 में, ये लोग भी सजेस्ट किया, क्या सजेस्ट किया है? दे हैव सजेस्टेड दैट CEC एंड इलेक्शन कमिश्नर शुड बी अपॉइंटेड बाय ए कमिटी कंसिस्टिंग ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड द लीडर ऑफ अपोजिशन और द लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी इन द लोकसभा। तो ये जो बॉडीज़ हैं, आपका दिनेश गोस्वामी कमेटी हो गया, 255th लॉ कमीशन का जो रिपोर्ट है वहाँ पर भी ये बोला गया है 3 मेंबर बॉडी होना चाहिए। क्या कौन कौन होगा? CJI होंगे, ठीक है, PM होंगे और लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा, या फिर जो लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी के जो लीडर होंगे उनको यहाँ पर शामिल किया जाएगा और ये तीनों मिलके डिसाइड करेंगे हु शुड बी अपॉइंटेड एज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो ये ऐसा नहीं कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है इट इज़ वेरी यूनिक, नहीं, इस तरह के रिपोर्ट सरकारी जो बॉडी हैं उनका खुद कहना ये था, ठीक है। उसके अलावा हम लोग क्या देखते हैं? कंसीडरिंग these recommendations, Supreme Court exercising its power under Article 142, अंडर 142 जो आर्टिकल है ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ये आर्टिकल क्यों इस्तेमाल किया जाता है? टू डू कंप्लीट जस्टिस, ठीक है। ये कंप्लीट जस्टिस के लिए, अगर आप मान लीजिए कहीं पर कोई लॉ अवेलेबल नहीं है, लेकिन मतलब बहुत सारे केसेस में हो सकता है ना कि कोई एक इंसिडेंट हुआ है और उसके लिए कोई डेडिकेटेड लॉ नहीं है, तो वैसे में कंप्लीट जस्टिस करने के लिए सुप्रीम कोर्ट अपना रैशनल, अपना मॉरल, अपना एथिक्स, अपना अंडरस्टैंडिंग वो अप्लाई करके वहाँ पर एक जजमेंट दे सकते हैं। सो बेस्ड ऑन दैट, क्योंकि यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए एक डेडिकेटेड लॉ नहीं है, तो इन्होंने अपना आर्टिकल 142 के तहत ये आपको पूछा जा सकता है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेकर जो जजमेंट आया था 2023 में, जो दैट जजमेंट वाज इन्वोक्ड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो आपको बताना पड़ेगा कि आर्टिकल 142 के तहत क्या होता है, कंप्लीट जस्टिस की बात किया जाता है, ठीक है। तो अंडर 142 इट सेड कि CEC एंड इलेक्शन कमिश्नर shall be appointed by a committee consisting of Prime Minister, Chief Justice of India and the leader of opposition. It effectively इन्होंने क्या किया है, जो आपका दिनेश गोस्वामी रिपोर्ट है या फिर जो लॉ कमीशन के 255th रिपोर्ट है, इन लोगों के जो रिकमेंडेशन है उसी को यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने मतलब अपने जजमेंट में ऑब्जर्व किया। So that was मतलब people were celebrating it. It was a very big judgment क्योंकि it would laid down the path for a more transparent and more vibrant, more independent body and called the Election Commission of India, क्योंकि election is a very very serious business in India or any kind of democracy। तो ये काफ़ी इसका मतलब इस जजमेंट को काफ़ी अच्छे से देखा जा रहा था। It said that this mechanism shall be in place till parliament enacts law on this matter। तो बोलते हैं कि जब तक पार्लियामेंट नहीं एक लॉ बनाएगा तब तक ये तीनों लोग मिलके एक कमेटी बनाएंगे और मतलब ये तीनों लोगों का एक कमेटी होगा जो लोग क्या करेंगे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अपॉइंट करेंगे। अब क्योंकि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि जब तक लॉ नहीं है तब तक ये चलेगा, तो ऑब्वियसली बात है जो आपका गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को लॉ तो लाना ही था, तो गवर्नमेंट ने अभी ये लॉ लाया। तो बहुत सारे क्रिटिक के अलग अलग ऑब्जर्वेशन वो भी आगे देखेंगे, बट दिस इज़ व्हाट द ऑब्जर्वेशन मेड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन मार्च 2023। तो ये जो बिल लाया गया है, इस बिल में क्या क्या जो नई चीज़ें को की प्रोविजंस क्या क्या हैं जो ये लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। इट एड्रेसेस द अपॉइंटमेंट, सैलरी एंड रिमूवल ऑफ द CEC एंड ECs। किस तरह से अपॉइंटमेंट किया जाएगा, किस तरह से कितना उनको सैलरी मिलेगा और उनको रिमूव अगर कभी करना हो तो किस तरह से किया जाएगा, इन तमाम चीज़ों के बारे में बात करते हैं। पहले हम लोग देखेंगे अपॉइंटमेंट के बारे में। तो CEC एंड EC विल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट अपॉन द रिकमेंडेशन ऑफ ए सिलेक्शन कमेटी। तो अपॉइंट किन के द्वारा किया जाएगा, प्रेसिडेंट के द्वारा। और ये कब कर पाएंगे, जब एक सिलेक्शन कमेटी है और वो सिलेक्शन कमेटी जब क्या करेंगे, रिकमेंडेशन देगा। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग और जो सबसे कॉन्टेंशियस जो पार्ट है, जो लोग इसको बहुत अलग अलग तरीके से डिस्कस करने की कोशिश करें, वो द सिलेक्शन कमेटी की बात है। सिलेक्शन कमेटी में कौन होगा, प्राइम मिनिस्टर होगा, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, फिर है और एक यूनियन का कैबिनेट मिनिस्टर होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे, ठीक है। ये तीन लोग मिलके क्या करेंगे, आपका एक कमेटी बनाएंगे ना। तो क्वेश्चन इज दिस, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर कमेटी। अर्लियर कमेटी को अगर आप डाइसेक्ट करने की कोशिश करें, वहाँ पर क्या था, सरकार की तरफ से एक व्यक्ति था,
ऑपोजिशन की तरफ से एक व्यक्ति और जुडिशरी की तरफ से एक व्यक्ति। लेकिन अभी क्या है, प्राइम मिनिस्टर है और एक यूनियन कैबिनेट है, मतलब कि सरकार की तरफ से 2 व्यक्ति है। 3 व्यक्ति के कमेटी में अगर 2 व्यक्ति एक पॉलिटिकल पार्टी के तरफ से आते हैं, इट मीन्स यहाँ पर बायसनेस हो सकता है, इट मीन्स यहाँ पर क्या हो सकता है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड अपॉइंटमेंट हो सकता है। इस तरह से मेरा नहीं, जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स है उनका ये कहना है विथ रेस्पेक्ट टू द अपॉइंटमेंट ऑफ CEC एंड द अदर इलेक्शन कमिश्नर्स। ओके, सो ये सबसे बड़ा कॉन्टेंशियस पॉइंट था विद रेस्पेक्ट टू द न्यू बिल। रिकमेंडेशंस ऑफ द सिलेक्शन कमेटी विल बी वैलिड इवन व्हेन देयर इज अ वैकेंसी इन दिस कमेटी। तो बोलते हैं कि अगर आप मान लीजिए 3 लोगों का कमेटी है, ठीक है, और इसमें अगर कोई एक व्यक्ति एब्सेंट रहता है, तब भी इस कमेटी की जो आपका रिकमेंडेशन है वो वैलिड माना जाएगा। ये रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट के पास जाएंगे और प्रेसिडेंट क्या करेंगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर या फिर अदर इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट कर देंगे। सो एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें, एलिजिबिलिटी फॉर द पोस्ट इंक्लूड्स होल्डिंग और हैविंग हेल्ड ए पोस्ट इक्विवेलेंट टू द सेक्रेटरी टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो कोई भी व्यक्ति अगर आप मान लीजिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ काम किया है टू द पोजीशन ऑफ सेक्रेटरी, ठीक है, उस लेवल पे अगर आपने काम किया है तो आप एलिजिबल बन जाते हैं किसके लिए, टू बी अपॉइंटेड एज चीफ इलेक्शन कमिश्नर। इसके अलावा एक सर्च कमेटी होगा, ये तो हो गया सिलेक्शन कमेटी जो हम लोग 3 व्यक्ति की बात कर रहे थे। अब इसके पहले एक होता है सर्च कमेटी। सर्च कमेटी क्या करेंगे, कुछ नाम रिकमेंड करके भेजेंगे सिलेक्शन कमेटी के पास, सिलेक्शन कमेटी उसमें से एक नाम चुन के भेजेंगे प्रेसिडेंट के पास। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। तो सर्च कमेटी की भी बात आपको पूछा जा सकता है। तो सर्च कमेटी को कौन हेड करेंगे, इट विल बी हेडेड बाय द कैबिनेट सेक्रेटरी एंड इट विल प्रोपोज ए पैनल ऑफ नेम्स टू द सिलेक्शन कमेटी। तो ये सारी चीज़ें हम लोग अपॉइंटमेंट प्रोसेस की बात करें उसमें ये नया बिल ये सारी चीज़ें करना चाह रहे हैं। सैलरी कंडीशन की बात करें, सैलरी कैसे मिल रहा था, सैलरी कंडीशंस ऑफ सर्विसेज ऑफ द CEC एंड ECs विल बी इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ द कैबिनेट सेक्रेटरी। तो पहले क्या होता था, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो गया, अदर इलेक्शन कमिश्नर्स हो गया, उनकी जो सैलरी होता था इट वाज इक्विवेलेंट टू द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। लेकिन यहाँ पर रिड्यूस किया गया है, रिड्यूस करके कहाँ तक लाया गया है, जो आपका कैबिनेट सेक्रेटरी हैं उनको जितना सैलरी मिलता है उस लेवल पे आपको सैलरी दिया जाएगा अगर आप CEC या फिर इलेक्शन कमिश्नर बनते हैं तो देखिए यहाँ पर 1991 में एक एक्ट आया था, वहाँ पर बोला गया था कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस के इक्विवेलेंट आपको सैलरी मिलेगा। ये तो हो गया सैलरी की बात। रिमूवल किस तरह से होगा, अगर आप मान लीजिए कि ढंग का आदमी काम नहीं कर रहा है, कोई CEC है या फिर कोई इलेक्शन कमिश्नर है जो नॉट सुटेबल एनफ फॉर द जॉब, हाउ विल ही और शी बी रिमूव्ड। So, the bill retains the constitutional provision that is under Article 324 Clause 5 that allows the CEC to be removed like a Supreme Court judge, while ECs can only be removed on the recommendation of the CEC. तो यहाँ पर ये जो प्रोविज़न है बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर अटेंशन दीजिएगा कि CEC अभी तक क्या था, CEC और जो अदर इलेक्शन कमिश्नर था उनको इक्वल माना जाता था, ठीक है, किसी भी तरीके की डिस्पैरिटी नहीं थी, पावर में किसी भी तरीके की आप इनइक्वलिटी नहीं देखते। लेकिन अभी क्या बोला गया है, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है अगर उनको रिमूव करना हो तो ही और शी विल बी रिमूव्ड जस्ट लाइक द रिमूवल ऑफ एनी जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। लेकिन बोल रहे जो बाकी जो 2 इलेक्शन कमिश्नर होता है अगर उनको रिमूव करना हुआ तो कैसे किया जाएगा, मतलब कि अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर लिखित में बोल दे या फिर वो अगर बोल दे कि भाई ये दोनों जो हैं ये अच्छे से काम नहीं कर रहे, इसमें से एक को आप हटा दिया, तुरंत हटा दिया जाएगा। सो इट मीन्स यहाँ पर क्या हो रहा है, इनइक्वलिटी एस्टेब्लिश हो गया। CEC इज़ मोर पावरफुल देन इलेक्शन कमिश्नर। अर्लियर ये केस नहीं था। दिस इज विथ रेस्पेक्ट टू रिमूवल। अब प्रोटेक्शन फॉर CEC एंड ECs की बात करें कि आपके मतलब स्पेशल क्या वो है दिस ऑफिस, ये जो ऑफिस है इसका जो स्पेशलिटी है, इसकी जो आपका सैंक्टिटी है उसको अगर बरकरार रखना है उसके रिगार्डिंग क्या कहते हैं। बिल सेफगार्ड्स CEC एंड ECs फ्रॉम लीगल प्रोसीडिंग्स रिलेटेड टू एक्शंस टेकन ड्यूरिंग देयर टेन्योर प्रोवाइडेड सच एक्शंस वर कैरिड आउट इन द डिस्चार्ज ऑफ ऑफिशियल ड्यूटीज़। अगर आप ऑफिशियल ड्यूटी के दौरान अपने ऑफिशियल कैपेसिटी में कोई भी ऐसा हरकत किए हैं, मतलब कोई इनिशिएटिव लिए हैं जिसका कोई रिपरकशन है, तो आपके ऊपर लीगल प्रोसीडिंग्स नहीं होगा। दिस गोज विथ रेस्पेक्ट टू, अगर आर्टिकल 14 की बात करें, आर्टिकल 14 में जब आप एक्सेप्शन पढ़ेंगे, ठीक है, कि आर्टिकल 14 में इक्वलिटी की बात करें तो वहाँ पर एक्सेप्शन पढ़ेंगे, प्रेसिडेंट आएगा, गवर्नर आएगा, फॉरेन डिप्लोमेट्स आएगा, तो उसी एक्सेप्शन के लिस्ट में और एक व्यक्ति आ जा रहे हैं यहाँ पर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर प्लस इलेक्शन कमिश्नर्स। ठीक है, कि ये लोग अगर अपने ऑफिशियल कैपेसिटी में कोई भी डिसीजन लिया है दैट कैन नॉट बी लीगली क्वेश्चनेबल। ठीक है,
उसके अलावा क्या, द अमेंडमेंट एम टू शील्ड दिस ऑफिशियल्स फ्रॉम सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स रिलेटेड टू देयर ऑफिशियल फंक्शंस। दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मतलब ऐसा लगता है कि गवर्नर और प्रेसिडेंट के पास जो सब पावर था वो सारे पावर ऐसा लग रहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर को दिया जा रहा है। इट इज़ वेरी अनप्रेसिडेंटेड। सो ये सारे माइन्यूट डिटेल्स को याद रखिएगा। इट इज़ गोइंग टू बी वेरी कैची with respect to the questions framed in examinations. Okay, now we will be talking about what the other existing framework जो अभी मौजूदा वक्त में किस तरह से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट किया जाता है, अदर इलेक्शन कमिश्नर को कैसे अपॉइंट किया जाता है, उसको रिगार्डिंग हम लोग देखते हैं जो एग्जिस्टिंग है। ठीक है, तो आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक 5 आर्टिकल है जो आपका इलेक्शन के साथ जुड़ा हुआ है एक्सप्लिसिटली, ये कॉन्स्टिट्यूशन में है, ये आता है पार्ट 15 में। ठीक है, उसके अलावा हम लोग कहते हैं द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट ले डाउन ए स्पेसिफिक लेजिस्लेटिव प्रोसेस। ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हर चीज़ में अगर एक्सप्लेन करने लगेंगे कि ये ऐसे होगा, वो ऐसे होगा, इसको ऐसे अपॉइंट करना पड़ेगा, उसको ऐसे रिमूव करना पड़ेगा, तो फिर भाई हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 2-4 बाइबल की तरह बड़ा हो जाता नहीं। तो यहाँ पर मतलब क्या नहीं किया गया है, एक्सप्लेन नहीं किया गया है। आर्टिकल 324 क्या बोलते हैं कि the Constitution vests the superintendence, direction and control of elections in election commission consisting of the chief election commissioner and such number of other election commissioners। तो आर्टिकल 320 पर बोलते हैं कि अगर कभी भी जब भी इलेक्शन हो रहा है, इलेक्शन को निगरानी करना, इलेक्शन किस तरह से होगा उसके रिगार्डिंग जो डायरेक्शंस दिया जाएगा और इलेक्शन कंडक्ट करवाना, ये तमाम चीज़ों के लिए पूरा पावर किसके पास होगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास, और उतने इलेक्शन कमिश्नर के पास जितने इलेक्शन कमिश्नर्स को बाद में पार्लियामेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा। ठीक है, उसके अलावा हम लोग क्या देखते हैं, द प्रेसिडेंट मेक्स द अपॉइंटमेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं ये लोग क्या करते हैं, एक नाम रिकमेंड करते हैं विथ रेस्पेक्ट, मतलब वहाँ पर उस सर्च या फिर सिलेक्शन कमेटी की जो हेड प्राइम मिनिस्टर होते हैं, जब ये नाम भेजते हैं प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं दैट पर्सन एज दी चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दी अदर इलेक्शन कमिश्नर्स। अगर हम लोग लॉ मिनिस्टर की बात करें, लॉ मिनिस्टर सजेस्ट्स ए पूल ऑफ सूटेबल कैंडिडेट्स टू द प्राइम मिनिस्टर। कई सारे नाम भेजते हैं प्राइम मिनिस्टर के पास, देखिए सर ये सारे नाम हैं, ये लोग एलिजिबल हैं विथ रेस्पेक्ट टू द पोस्ट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स, तो आप इनको अपॉइंट कर सकते हैं या फिर आप इनका नाम प्रेसिडेंट के पास भेज सकते हैं। मौजूदा वक्त में रिमूवल कैसे होता है, दे कैन रिजाइन एनी टाइम और कैन ऑल्सो भी रिमूव बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म। कभी भी रिमूव कर सकते हैं, हम लोग रिमूव कर सकते हैं उनको, या फिर कभी भी वो लोग खुद रिज़ाइन कर सकते हैं। ये एक चीज़ है जो आपको याद रखना पड़ेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस ओनली थ्रू ए प्रोसेस ऑफ रिमूवल सिमिलर टू द जज ऑफ ए जज। सुप्रीम कोर्ट जज के जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट जज को हटाया जाता है, उसी तरह से जो है आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर या फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आप हटा सकते हैं। उसके अलावा एनी अदर इलेक्शन कमीशन कैनॉट बी रिमूव्ड एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ CEC। तो अगर आपको इलेक्शन कमिश्नर को हटाना है तो उसके लिए CEC का रिकमेंडेशन होना बेहद ज़रूरी है। नाउ कंसर्न्स रिगार्डिंग द बिल, ये जो आपका मौजूदा बिल है इसके रिगार्डिंग क्या क्या चैलेंजेस है, क्या क्या वो है, लोगों को किस तरह की चीज़ों के ऊपर आशंकाएं, डर या फिर लग रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो मॉरलिटी है वो ख़तरे में है, वो कौन सी चीज़ें हैं इसको देखने की कोशिश करेंगे। पहली बात तो ये है ट्रांसपेरेंसी और इंडिपेंडेंस की बात है। तो जब प्राइम मिनिस्टर है एक और एक कैबिनेट मिनिस्टर हैं, तो और लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, ये लोग मिलकर सेलेक्ट कर रहे हैं एक व्यक्ति को, ऐसे में क्या होगा कि 2 लोग क्या है हमेशा मेजॉरिटी पार्टी से होंगे, कब चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो। ठीक है, 2 लोग हमेशा गवर्नमेंट की तरफ से आ रहे हैं, इसका मतलब कि गवर्नमेंट सिर्फ वैसे व्यक्ति को चुन सकते हैं जो गवर्नमेंट के फ़ायदे के लिए काम करेंगे। तो इसमें क्या होता है कि इंडिपेंडेंस खतरे में आ जाता है, ट्रांसपेरेंसी खतरे में आ जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा क्या है, एग्जीक्यूटिव कंट्रोल होने की संभावनाएं हैं। क्या मतलब कि पहले क्या था कि जो कमेटी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या फिर दिनेश गोस्वामी कमेटी या फिर जो आपका लॉ कमीशन के 255th रिपोर्ट के द्वारा जो आपका जिस कमेटी के सजेशन किया गया था, उस कमेटी में लग रहा था कि देयर इज़ ए लेवल प्लेइंग फील्ड, लेकिन इस कमेटी से लग रहा है कि एग्जीक्यूटिव का कंट्रोल ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर देखा जा सकता है। इक्वेटिंग द सैलरी ऑफ द CEC एंड ECs विद द कैबिनेट सेक्रेटरी
whose salary is determined by the executive raises concerns about potential government influence। जो आपका कैबिनेट सेक्रेटरी है, कैबिनेट सेक्रेटरी की जो सैलरी है वो कौन तय करते हैं? एग्जीक्यूटिव तय करते हैं। और अगर मान लीजिए कोई इलेक्शन कमिश्नर है या फिर कोई CEC है जो आपका ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, या फिर सरकार मतलब काफ़ी मतलब इम्पार्शियल है, लेकिन सरकार कोई भी सरकार की बात कर रहे हैं हम, अगर सरकार चाहते हैं कि हमें चाहिए कि पार्शियल काम करे, ऐसे में अगर वो नहीं कर रहा है तो जो आपका सरकार है, सरकार बोलेंगे कैबिनेट सेक्रेटरी की जो आपका सैलरी है उसको हम लोग कम कर रहे हैं। अल्टीमेटली अगर कैबिनेट सेक्रेटरी की सैलरी कम होगा तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर या और इलेक्शन कमिश्नर की भी सैलरी कम हो जाएगा। सो ये हो सकता है कि एक ये जो बॉडी है इसकी जो इंडिपेंडेंस है, इसकी जो आपका एग्जिस्टेंस है उसको चैलेंज मिल सकता है। अनलाइक द सैलरी ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस which is fixed by an act of the parliament, this shift may compromise the financial independence of CEC and EC। तो इलेक्शन कमिश्नर और CEC की जो आपका फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है वो खतरे में आ सकता है। ठीक है, अगर आप ढंग से काम करेंगे आपको अच्छा सैलरी मिलेगा, नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा। इस तरह के चैलेंजेस आ सकते हैं। दूसरा क्या है, जो आपका बहुत बेहतरीन सिविल सर्वेंट्स है हमारे इंडिया में, बहुत सारे ऐसे सिविल सर्वेंट्स हैं जो है अपने फील्ड में एकदम महारत हासिल कर चुके हैं। तो एक इलेक्शन कमिश्नर था जिनका नाम था मिस्टर TN सेशन। ठीक है, ही वॉज फ्रॉम आई थिंक तमिलनाडु। ही वॉज वन ऑफ द ब्रिलियंट मोस्ट ब्रिलियंट सिविल सर्वेंट इंडिया हैज़ एवर हैड, उनमें से एक है। और वो व्यक्ति जाके चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनते हैं और इनके वक्त में इलेक्शन कमीशन में सबसे ज़्यादा सुधार आया है। इलेक्शन कमीशन में सबसे ज़्यादा क्या है आपका प्रोडक्टिविटी, इंडिपेंडेंस, ये सारे बहुत ज़्यादा मतलब एफिशिएंट इंडिपेंडेंट हुआ था। तो ऐसे जो आपका सिविल सर्वेंट्स हैं इनकी हमें क्या चाहिए मतलब इनपुट या फिर इनकी कंट्रीब्यूशन की ज़रूरत है। तो रेस्ट्रिक्टिंग एलिजिबिलिटी टू इंडिविजुअल्स हु हैव हेल्ड अ पोजीशन इक्विवेलेंट टू द सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट में एक्सक्लूड पोटेंशियली क्वालिफाइड कैंडिडेट्स। तो अब सारे IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर की अगर हम बात करें, वो लोग अगर सेक्रेटरी के लेवल के जॉब नहीं किया है गवर्नमेंट के अंदर तब तो वो एलिजिबल नहीं है। इसका मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सेक्रेटरी तक नहीं पहुंच पा रहे, लेकिन वो अपने एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी या फिर ब्यूरोक्रेटिक जो उनका जो परफॉर्मेंस है इतना बेहतरीन है, मगर उनको हम उनका सर्विस हो सकता है हमें ना मिले बिकॉज ऑफ दिस प्रोविजंस। ठीक है, लैक ऑफ पेरिटी दैट कैन बी अनदर चैलेंज। क्या हो सकता है? द बिल रिटेन्स द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस दैट अलाउज द CEC टू बी रिमूव्ड लाइक सुप्रीम कोर्ट जज। तो CEC क्या कर सकता है? CEC को आप सुप्रीम कोर्ट की जज की तरह जो अभी था कि सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह आपको रिमूव करना पड़ेगा, लेकिन जो इसीज़ की बात करें, इसीज़ को रिमूव करने के लिए सिर्फ CEC का रिकमेंडेशन ही काफ़ी है। इसका मतलब क्या है? जो CEC और इलेक्शन कमिश्नर इनके बीच में जो आपका पैरिटी है, इनके बीच में क्या नहीं है? इक्वलिटी नहीं है। दैट्स अ चैलेंज। ओके, द लैक ऑफ पैरिटी इज़ रिमूवल प्रोसेस में रेज क्वेश्चंस अबाउट फेयरनेस। तो ये एक और एक चैलेंज हो सकता है। दुनिया भर में अगर हम देखें कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस की बात करें, साउथ अफ्रीका में कैसे होता है? इन साउथ अफ्रीका द सिलेक्शन प्रोसेस इन्वॉल्व्स की फिगर्स सच एज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ह्यूमन राइट्स कमीशन, ह्यूमन राइट्स कोर्ट एंड एडवोकेट्स ऑफ जेंडर इक्वलिटी। ये इतने इंपॉर्टेंट लोग इस सिलेक्शन कमेटी में इन्वॉल्व होते हैं जो क्या करते हैं? सिलेक्ट करते हैं इलेक्शन कमिश्नर को। एम्फासिस ऑन डाइवर्स रिप्रेजेंटेशन एंश्योर्स ए ब्रॉडर पर्सपेक्टिव इन द इलेक्टोरल बॉडी। तो बोलते हैं कि अलग अलग जगह से, अलग अलग बैकग्राउंड से लोग जब पार्टिसिपेट करेंगे, अलग अलग बैकग्राउंड से लोग जब इस ये कमिटी बनाकर जब एक व्यक्ति को चुनेंगे तो हो सकता है बेस्ट व्यक्ति हमें मिले एज एन इलेक्शन कमिश्नर। यूके में क्या होता है? इन द यूके कैंडिडेट्स फॉर द इलेक्टोरल बॉडी आर सब्जेक्ट टू अप्रूवल बाय द हाउस ऑफ कॉमन्स। तो अगर कोई भी किसी भी व्यक्ति को अगर आप इलेक्शन कमिश्नर के तौर पे अपॉइंट करना चाहते हैं, वो नाम जाएगा आपका हाउस ऑफ कॉमन्स में। हाउस ऑफ कॉमन्स अगर उस नाम को पास कर दे, रेटिफाई कर दे, तभी वो व्यक्ति क्या बनेगा? आपका इलेक्शन कमिश्नर बन सकता है। पार्लियामेंट्री इन्वॉल्वमेंट एड्स ए लेयर ऑफ स्क्रूटिनी। तो क्या होता है? ये और एक क्या हो रहा है कि एश्योरिटी मिल रहा है, 1 डिग्री मोर स्क्रूटिनी हो रही है। स्क्रूटिनी मतलब वेरिफिकेशन। ठीक है, US में क्या होता है? In the US, the president appoints members to the electoral body and appoints require confirmation by the Senate। तो अगर जो प्रेसिडेंट है वो एक व्यक्ति को इलेक्टोरल बॉडी में अपॉइंट करते हैं, लेकिन उस नाम को
फुलफिल करने के लिए, उस नाम को अपॉइंट करने के लिए हमें क्या चाहिए? सीनेट की अप्रूवल की ज़रूरत है। द डुअल चेक सिस्टम एंश्योर्स अ बैलेंस ऑफ पावर एंड प्रिवेंट्स यूनिलैटरल डिसीजन। तो यूनिलैटरल डिसीजंस ना लिया जाए, मतलब कि आर्बिट्रेरी डिसीजंस कोई ना ले, उससे रोकने के लिए हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पर डुअल चेक मिलता है। तो दिस इज़ ऑल विथ रेस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक। इलेक्शन कमीशन बिल जो अभी लाया गया था उसको हम लोगों ने डिस्कस किया, इसमें सारे चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके समक्ष मैंने रख दिया। विथ रेस्पेक्ट टू दैट आई शैल कॉल इट ए डे, बट बिफोर दैट यूपीएससी का एक PYQ है 2017 में पूछा गया था, इस क्वेश्चन को देखते हैं और इससे आप समझिए कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है और ये जो पूरा डिस्कशन रहा है इसमें से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। सो द क्वेश्चन इज़ लाइक दिस, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, और आपको करेक्ट स्टेटमेंट चुनना है। ऑलवेज रिमेंबर, करेक्ट और इनकरेक्ट पूछा जा रहा है कि नहीं, दैट हैज़ टू बी रिमेंबर्ड। और कोई भी आप क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन देखने के साथ साथ वहाँ पर करेक्ट और इनकरेक्ट जो भी है आप उसको राउंड लगा दीजिए ताकि आप गलत ना करें। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज़ ए 5 मेंबर बॉडी, ये पूछा जा रहा है। इज़ इट ए राइट क्वेश्चन? देखिए यूपीएससी में जो आपका पहले एलिमिनेशन मेथड की कॉन्सेप्ट था वो लार्जली ख़त्म हो रखा है, बट ये जो 2017 की अगर हम बात करें, इस क्वेश्चन की बात करें, आपको पता है ये 5 मेंबर बॉडी नहीं, ये 3 मेंबर बॉडी है, ठीक है। तो आपको पता है पहला स्टेटमेंट गलत है, तो जहाँ जहाँ 1 है वो गलत हो जाएगा, तो एक स्टेटमेंट एलिमिनेट हो गया, ठीक है, एक स्टेटमेंट एलिमिनेट हो गया। नाउ यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स डिसाइड्स द इलेक्शन शेड्यूल फॉर द कंडक्ट ऑफ बोथ जनरल इलेक्शन एंड बाई इलेक्शन। कहाँ पर जनरल इलेक्शन होगा, कब बाई इलेक्शन होगा, इसका डेट कौन तय करते हैं? होम मिनिस्टर। क्या ये बात सही है? द आंसर इज़ नो, इट इज़ डिसाइडेड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है, तो दूसरा स्टेटमेंट अगर गलत है, जहाँ जहाँ 2 है उसको एलिमिनेट कर दिया, आपका करेक्ट आंसर आ गया। वो क्या है? इलेक्शन कमीशन रिजॉल्व्स द डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू स्प्लिट्स मर्जर ऑफ रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी। अगर कोई भी रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी है और वहाँ पर डिस्प्यूट हो गया कि वो टूट रहा है, वो 2-3 पार्टी मतलब मर्ज हो रहा है, वैसे में उस पॉलिटिकल पार्टी की दिशा और दशा क्या होगा, ये डिसाइड करते हैं कौन? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। सो दिस इज़ ऑल विथ रेस्पेक्ट टू टुडेज डिस्कशन। आई होप दिस हैज़ बीन ए फ्रूटफुल डिस्कशन। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए, इसका मतलब you found it interesting enough. If you have any observation, any question, please put them in the comment box. I'll be more than happy to respond to your queries. Thank you so much. See you in the next video. Bye bye.